हेलो दोस्तों, आज हम विधेयक पर चर्चा करेंगे। विधेयक संसद का जो कार्य होता है, मूल कार्य, संसद का मूल कार्य ये होता है कानून बनाना। संसद का मूल कार्य हम जानते हैं क्या होता है, कानून बनाना होता है। और कानून का जो प्रारंभिक जो प्रस्ताव होता है, प्रारूप होता है, वही विधेयक कहलाता है। तो विधेयक किसे कहेंगे हम? कानून का जो प्रारंभिक मसौदा, कानून का जो प्रारंभिक मसौदा या हम कह सकते हैं प्रस्ताव, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम विधेयक कहते हैं। तो हम अब विधेयक का वर्गीकरण करेंगे। विधेयक का वर्गीकरण, तो विधेयक का वर्गीकरण हम मूल रूप से दो प्रकार से कर सकते हैं। विधेयक का वर्गीकरण हम मूल रूप से दो प्रकार से कर सकते हैं। वैसे विधेयक चार प्रकार का होता है, लेकिन इसका अगर मूल वर्गीकरण देखा जाए तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक आता है, जो श्रेणी आती है वो आती है सरकारी विधेयक की श्रेणी, सरकारी विधेयक। और दूसरा जो हमारे वर्गीकरण में शामिल होता है वो होता है गैर सरकारी। गैर सरकारी कह सकते हैं या हम निजी कह सकते हैं, निजी विधेयक कह सकते हैं। तो सरकारी जो विधेयक होता है वो सरकार में शामिल जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है, जबकि गैर सरकारी जो विधेयक होता है वो संसद के उन सभी सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है जो मंत्री भी नहीं हैं। जो मंत्री हैं सरकार में बने हुए, उनके द्वारा जो लाया जाता है वो होता है सरकारी विधेयक, यानी जो सरकार के मंत्री बने हुए हैं उनके द्वारा लाया जाता है। और जो गैर सरकारी विधेयक होता है वो उन सभी सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है जो सदस्य मंत्री नहीं हैं। अब एक बात मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि सरकारी विधेयक तो जो मंत्री लाते हैं, लेकिन गैर सरकारी जो विधेयक होता है वो सत्तारूढ़ दल भी ला सकता है और विपक्षी दल भी ला सकता है। यानी सत्तारूढ़ दल भी ला सकता है और विपक्षी दल भी ला सकता है। तो हमने विधेयक का वर्गीकरण में दो प्रकार के देखे हैं, मूल रूप से सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। अब हम देखेंगे विधेयक का प्रकार। विधेयक का प्रकार, तो विधेयक के प्रकार में हम चार प्रकार का विधेयक देखेंगे। एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक, और तीसरा होता है वित्त विधेयक, और चौथा हम देखेंगे संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक की, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या लाया जा सकता है। किसी भी सदन में, हम जानते हैं दो सदन होते हैं, तो साधारण विधेयक जो होता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके अलावा हमने मूल रूप से दो प्रकार पढ़े थे, सरकारी और गैर सरकारी। तो यह सरकारी भी हो सकता है और इसके अलावा गैर सरकारी भी हो सकता है। सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। अब हम देखते हैं विधेयक के संसद में प्रस्तुत से लेकर पारित होने तक क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो संसद में प्रस्तुत होने से पारित होने तक इसके तीन चरण होते हैं। तीन चरणों को हम बोलते हैं प्रथम वाचन। पहले चरण को बोलते हैं प्रथम वाचन, दूसरे चरण को हम बोलते हैं द्वितीय वाचन, और जो तीसरा और अंतिम होता है उसको हम बोलते हैं तृतीय वाचन या तीसरा वाचन। इसमें सबसे जो
महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो होती है द्वितीय वाचन की, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम वाचन में क्या क्या होता है। तो प्रथम वाचन में होता है विधेयक का प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं, विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। इसके अलावा संक्षिप्त उस पर वक्तव्य किया जाता है, और जो सबसे मूल बात है वो होती है इसका गजट में प्रकाशन। सबसे जो मुख्य बात होती है वो होती है गजट में प्रकाशन। अब गजट में प्रकाशन, यहाँ हमारे लिए एक नया शब्द है गजट। तो गजट क्या होता है? गजट होती है जहाँ विधेयक संग्रहित किए जाते हैं, वो फाइल कहलाती है गजट। यानी गजट किसे कहते हैं? विधेयक संग्रहित करने की फाइल, मतलब संग्रहित करने की फाइल होती है, वो गजट कहलाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाचन की। जो दूसरा जो वाचन होता है उसमें क्या होता है? उसमें देखो, मैंने पहले कहा था ये महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसका जो दूसरा वाचन होता है इसको हम दो अवस्थाओं में बांट सकते हैं। इसकी दो अवस्था देखेंगे हम। पहली होती है समिति स्तर की अवस्था, समिति स्तर की अवस्था। और जो सेकंड अवस्था होती है वो होती है प्रतिवेदन अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था। जो प्रतिवेदन अवस्था होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। समिति स्तर पे क्या होता है? समिति क्या करती है? इस पे विधेयक पर सदन में शीघ्रता से विचार करती है, और जो विधेयक होता है विचार करके जो प्रवर समिति होती है उसको सौंपा जाता है। तो प्रवर समिति क्या करती है? इस जो प्रवर समिति होती है वो क्या करती है? विचार करके एक प्रतिवेदन तैयार करती है। वो प्रतिवेदन सौंपा जाता है सदन को। अब सदन क्या करता है? विधेयक पर जो प्रतिवेदन है उस पर सूक्ष्मता से विचार करता है, और विचार के साथ संशोधन प्रस्तुत होता है, या हम कह सकते हैं मतदान प्रक्रिया भी हो सकती है। यानी इसका मूल कार्य क्या हो गया? प्रवर समिति जो होती है वो सूक्ष्मता से अध्ययन करके एक प्रतिवेदन तैयार करती है। यह कहलाती है इसकी प्रतिवेदन अवस्था। अब देखो तीसरी जो स्टेप होती है, इसकी तीसरा जो चरण होता है वो होता है तीसरा वाचन। तो तीसरा वाचन क्या करता है? तीसरे वाचन में सामान्य अवलोकन व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ही करते हैं। जो विधेयक में व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को दूर करना। तीसरे वाचन में क्या किया जाता है? व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है उनको दूर करने का काम किया जाता है। अब देखो विधेयक एक सदन में इस प्रकार पारित होता है, जैसे हम तीन चरण देखे हैं, प्रथम वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। तो तीसरा वाचन व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ दूर होने के बाद विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, और दूसरा सदन भी इसी प्रकार से उसे पारित कर देता है, और वो एक कानून बन जाता है। तो विधेयक अब यहाँ एक सदन में पारित हो गया, तो एक सदन में पारित होने के बाद वो दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में सेम यही प्रक्रिया होती है, और इस प्रकार से विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद कानून बन जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के विधेयक की, यानी चार प्रकार के हमने बताए थे। एक हमने साधारण विधेयक देख लिया है। अब हम देखते हैं संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। तो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे हम साधारण विधेयक लाते हैं तो किसी भी सदन में प्रस्तुत या किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक का भी दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। पारित भी जैसे हम बात करें पहले सदन की तरह कि दोनों सदनों में पारित होना
आवश्यक है। लेकिन यहाँ जो मूल अंतर दोनों में होता है वो होता है संविधान संशोधन पर किसी प्रकार की मतभेद अगर हो गया तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। जहाँ साधारण विधेयक में हम देखेंगे कि दोनों सदनों में अगर मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, जबकि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब देखो हम संयुक्त बैठक की बात करते हैं। उससे पहले संयुक्त बैठक हम बात करते हैं तो संयुक्त बैठक जो होती है वो अनुच्छेद 8 में 108 में लिखी गई है। विधेयक के संबंध में कुछ विशेष स्थितियां इसमें होती है जो अनुच्छेद 108 है, अनुच्छेद 108 है, उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन संयुक्त बैठक हम कब बुलाते हैं? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और एक सदन से विधेयक पारित हो गया और दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में 3 कंडीशन होती है संयुक्त बैठक को बुलाने की। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन हम देखेंगे और तीसरी होती है तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है कि मान लीजिए जो हम विधेयक लाए वो एक सदन में पारित हो गया और दूसरे सदन ने इसे विधेयक को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? विधेयक को अस्वीकार कर दिया। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन बनती है कि विधेयक पर विचार ही न करे। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? विधेयक पर विचार न करे। मान लीजिए एक सदन में तो पारित पहले हो गया था, लेकिन दूसरे सदन में आया और दूसरे सदन ने या तो उसे अस्वीकार कर दिया या उस पर विचार ही नहीं किया। तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है विधेयक में ऐसे संशोधन कर दे, यानी जो दूसरा सदन है वो इसी विधेयक में ऐसे संशोधन कर दे, ऐसे संशोधन कर दे जो पहले सदन के द्वारा, जिसने पहले पारित कर दिया था, पहले सदन के द्वारा अस्वीकार्य हो। तो हम 3 कंडीशन देखते हैं 108 के अंतर्गत जो दी गई है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक कब बुला सकता है? जब 3 कंडीशन बनती है कि एक सदन में विधेयक पारित हो गया और दूसरे सदन ने उसे या तो अस्वीकार कर दिया, पहली कंडीशन, या विधेयक पर विचार न करे, दूसरी कंडीशन, और तीसरी होती है कि विधेयक में ऐसे संशोधन कर दे जो पहले सदन को स्वीकार न हो। लेकिन हमने देखा कि विधेयक पर विचार न करे, इसमें भी एक समय टाइम पीरियड होता है और वो होता है 6 माह का। विचार नहीं करे और 6 माह बीत गए, कितने समय हो गया? 6 माह बीत गए, उस कंडीशन में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ऐसे तीनों स्थितियों में हम कह सकते हैं कि दोनों सदनों के मतभेद दूर करने के लिए, भाई मतभेद होगा तभी तो ये कंडीशन होगी, तो मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। अब देखो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यदि मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो किसके द्वारा की जाएगी? यदि लोकसभा अध्यक्ष, ऐसा मान लो कि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। अब कंडीशन ऐसी बन गई, मान लो कि लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है। उस कंडीशन में कौन करेगा? जो ध्यान देने वाली बात है, उस कंडीशन में करेगा राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाएगी। उपसभापति के द्वारा की जाती है। तो संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, और वो अनुपस्थित है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है
कि लोकसभा का उपाध्यक्ष तो कर सकता है, अध्यक्ष तो करता है या उपाध्यक्ष कर सकता है, राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, लेकिन राज्यसभा के सभापति जो हैं वो अध्यक्षता कभी भी नहीं करेंगे। राज्यसभा के सभापति जो हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, सभापति कभी भी अध्यक्षता नहीं करेंगे, अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो हमने बात करी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत कि संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और बुलाई कब जाती है? जब दोनों सदनों के अंतर्गत मतभेद हो। और मतभेद की हमने 3 कंडीशन देखी है। पहली कंडीशन हमने देखी है कि विधेयक अगर अस्वीकार कर दिया जाए, विधेयक क्या कर दिया जाए? अस्वीकार कर दिया जाए। इसके अलावा विधेयक पर विचार न करें और 6 माह का समय, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6 माह का समय निकल गया हो तो मतभेद हो सकता है। इसके अलावा विधेयक में ऐसे संशोधन कर दे जो पहले सदन को स्वीकार नहीं हो, उस कंडीशन में मतभेद हो जाता है, और उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त बैठक बुलाता है। और हमने फिर बात करी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष करता है, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात हमने इंपॉर्टेंट कराई कि राज्यसभा के सभापति कभी भी अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने संविधान संशोधन संबंधी 2 विधेयक हमने पढ़े हैं। साधारण विधेयक पहले देखा था, उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक। अब दोनों में मूल अंतर क्या है वो देखो। हमने 2 विधेयक पढ़ लिए हैं। एक हमने देखा साधारण विधेयक, और दूसरा जो हमने देखा वो था संविधान संशोधन विधेयक। तो साधारण जो विधेयक था उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसका हम पहले पढ़ चुके हैं, और संविधान संशोधन विधेयक है उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। लेकिन जब 24वां संविधान संशोधन 1971 में, जब 24वां संविधान संशोधन 1971 से एक संविधान संशोधन से राष्ट्रपति 24वें संविधान संशोधन 1971 से राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य बनाए गए। मतलब जो पहले संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लेकिन 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971 से, और इसमें राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य बनाए गए। तो हमने आज साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर बात करी। आगे वाले 2 विधेयक हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।